हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, एक रिकॉर्डेड सेशन आपको मैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस का दूंगी। मैंने इसे लेक्चर नंबर 3 ही रख रखा है, हालांकि अभी हमारा इम्यूनिटी वाला पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इम्यूनिटी वाला पार्ट अपना बेटा हम चलाएंगे जब हम लाइव क्लासेस वापस से कंटिन्यू करेंगे, और इसीलिए मैं बेटा ये वाले टॉपिक से स्टार्ट कर रही हूँ, विच इज द हेल्थ एंड द कॉमन डिजीजेस, सो दैट कि मतलब ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है तो आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो छोटा सा लेक्चर रखेंगे, 1 घंटे का लेक्चर रखेंगे, क्योंकि बेटा आई डिड नॉट वांट कि कहीं से भी बेटा आपका सिलेबस जो है इधर उधर ऊपर नीचे हो, तो इसीलिए उसको बैलेंस करते हुए बेटा हमें चलना है। और जब भी हम लाइव कंटिन्यू करेंगे तो हम इम्यूनिटी जहां से छूटा हुआ है बेटा, वहां से हम इम्यूनिटी वाले पार्ट को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज और, 2-4 पन्ने छोड़ देना, जितना भी टॉपिक हमारा बचा हुआ है उसके अकॉर्डिंग 2-4 पन्ने बेटा छोड़ ही देना, और फिर आप ये हेल्थ वाला टॉपिक जो है या डिजीजेस वाला टॉपिक जो है वो स्टार्ट करना, ठीक है ना। तो लीव 2-3 पेजेस का स्पेस फॉर बचा हुआ कंटेंट एंड देन यू कैन स्टार्ट विद दिस। आई होप आप समझ गए हैं कि आपको क्या करना है, और हम बेटा स्ट्रेट अवे शुरू करने जा रहे हैं। मैंने लिखा हुआ है हेल्थ एंड कॉमन डिजीजेस पार्ट 1। बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बैक्टीरियल डिजीजेस। लेट अस सी हम कितना कवर कर पाते हैं बैक्टीरियल एंड वायरल। तो हम शुरू करते हैं बेटा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद हेल्थ। तो हेल्थ का पहले जो मतलब डिफाइन किया जाता था कि यार अगर आपके ऑर्गन्स ठीक ठाक काम कर रहे हैं, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, आपके ऑर्गन सिस्टम बढ़िया से एफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं, तो आप हेल्दी हैं, ठीक है ना। लेकिन हेल्दी होने का मतलब सिर्फ बीमारी, सिर्फ डिजीज फ्री फिजिकल फिटनेस नहीं होता, बल्कि बेटा फिजिकल, मेंटल, सोशल कंप्लीट वेलबींग, ये आज की डेफिनेशन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको रिकॉग्नाइज करता है कि कंप्लीट वेलबींग होनी चाहिए। सिर्फ फिजिकल फिटनेस, जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव अ फिजिकल डिजीज, दैट डज नॉट मीन कि आप पूरे कंप्लीटली हेल्दी हैं। हेल्थ का मतलब आप मेंटली भी फिट होने चाहिए, सोशली भी फिट होने चाहिए, एंड ऑफ कोर्स फिजिकली भी फिट होने चाहिए। दैट्स व्हेन यू विल कॉल दैट पर्सन हेल्दी। धीरे धीरे करके स्टार्ट करते हैं, पहले बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, फिर बीमारियों पे जाएंगे, ठीक है ना। सो व्हेन आई से हेल्थ, हेल्थ का मतलब होता है कंप्लीट। हेल्थ का मतलब होता है बेटा कंप्लीट फिजिकल, कंप्लीट फिजिकल, मेंटल and social well-being of a person. Social well-being of a person. Complete बेटा physical, complete physical हो गया आपका, mental हो गया आपका, and social well-being of a person is health, of course. ठीक है, ठीक है। अब देखो, हेल्थ तो ठीक है, डिजीजेस की भी हम बात करेंगे, लेकिन यार ये तो मॉडर्न डेफिनेशन है, मतलब ये आज की करंट डेफिनेशन है। देखा जाए, दिस इज द करंट डेफिनेशन। पहले बेटा ऐसा नहीं माना जाता था, पहले की बात कुछ और थी। तो अगर आप देखोगे हमारा जो आयुर्वेदा सिस्टम भी है, वो भी कुछ और ही कह रहा था हेल्थ के बारे में। तो ये एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में थोड़ा सा दिया हुआ है, जो अक्सर बच्चों को समझ नहीं आता। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, थोड़ी सी उसकी डिस्कशन कर लेते हैं। ये तो प्रेजेंट मॉडर्न डे डेफिनेशन है, जो आज के डेट पे एवरीवन रिकॉग्नाइजेस दिस डेफिनेशन। लेकिन पहले का जो इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम है, या जो अर्ली ग्रीक थिंकर्स थे, द फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेट्स, सो इनका मानना कुछ और था। इनके अकॉर्डिंग बेटा हेल्थ डिफाइन होती है बाय बैलेंस ऑफ सर्टेन फ्लूइड्स इन आवर बॉडी। इसे गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस कहते थे। तो अगर आप देखोगे बेटा अर्ली पुरानी डेफिनेशन, अर्लियर, इसे लिखना है बेटा, सारी चीजों को लिखिए, बिल्कुल बेसिक से ही शुरू करें, है ना। अर्लियर हेल्थ was defined as balance of certain fluids, balance of certain fluids, balance of certain fluids, ठीक है ना। एंड सर्टेन फ्लूइड्स का बैलेंस, फ्लूइड का मतलब क्या होता है बेटा, फ्लूइड का मतलब है ह्यूमर, वो वाला ह्यूमर नहीं बेटा जो
मैम का बहुत अच्छा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट ह्यूमर गाइज, वो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ ह्यूमर का मतलब होता है, जैसे हम आगे हमने ह्यूमरल इम्यूनिटी पढ़ी, ह्यूमर का मतलब क्या होता है, फ्लूइड, है ना। तो ये किसका मानना था, अर्लियर का मतलब हु बिलीव्ड इन दिस थ्योरी बेटा, बैलेंस ऑफ ह्यूमर। बैलेंस ऑफ ह्यूमर से पता है क्या आया था, बैलेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट अ हाइपोथेसिस, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, वी आर टॉकिंग अबाउट गुड नहीं बेटा, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। बेटा जितने सिंसियरली आप लाइव लेक्चर्स को देखते हैं, आई होप कि आप उतने ही सिंसियरली इस रिकॉर्डेड लेक्चर को भी देख रहे होंगे, ठीक है ना। सो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस की बात करते हैं। अर्लियर का क्या मतलब था, अर्लियर का मतलब बिलीव्ड बाय दिस गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस वाज एक्चुअली this was believed by even Indian Ayurveda system, Indian Ayurveda system, Indian Ayurveda system and early Greek scientists like Hippocrates. Hippocrates was a very, of course, he's a father of medicine. He was a great physician like Hippocrates. तो जो आप आगे पढ़ने वाले हैं मेडिकल साइंसेस, he is actually known as the father of medicine. फादर ऑफ मेडिसिन। तो इनका मानना था कि यार देखो, हेल्थ का मतलब होता है कि आपकी बॉडी में कुछ फ्लूइड्स का बैलेंस होना चाहिए, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, बैलेंस ऑफ सर्टेन फ्लूइड्स। और जब आप बैलेंस ऑफ सर्टेन फ्लूइड्स की बात करते हैं तो आप कौन से फ्लूइड्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ आप देखो इनके अनुसार या इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम के अनुसार बैलेंस ऑफ फ्लूइड्स लाइक, कौन से फ्लूइड्स का बैलेंस है, एक तो सबसे पहले आ गया आपका ब्लड, दूसरा आपका आ गया फ्लेम, फ्लेम यानी कि जो कफ है बेसिकली, द म्यूकस, द कफ, है ना। देन बेटा आ गया आपका एक येलो बाइल, जो लिवर का सिक्रीशन माना जाता है, एंड एक आ गया ब्लैक बाइल, जो कि एक्चुअल में स्प्लीन का सिक्रीशन माना जाता है, ब्लैक बाइल। सो ब्लैक बाइल एक्चुअल में स्प्लीन का सिक्रीशन माना जाता है, एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन इसकी नहीं पता है, डिफाइंड भी नहीं है। और येलो बाइल यानी कि आपके जो लिवर का प्रोडक्शन होता है, दैट इज येलो बाइल। तो बोला कि यार अगर ये सारे फ्लूइड्स का आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर बैलेंस है, कोई ज्यादा कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है, तो अगर इनका बैलेंस है तो आप हेल्दी हो। मतलब अगर मैं कह रही हूं इनका बॉडी के अंदर क्या है बेटा, इनका बॉडी के अंदर बैलेंस है, आपका ये बैलेंस्ड है, तो यानी कि वो इंसान क्या कहलाएगा, हेल्दी कहलाएगा। और इन्होंने सिर्फ यहां तक बेटा बात नहीं छोड़ी, इन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी भी इंसान में ब्लैक बाइल बहुत ज्यादा बन रहा है, ब्लैक बाइल विच इज अ फ्लूइड ऑफ स्प्लीन, बेसिकली ना ये डेड आरबीसी से ही बनते हैं। जैसे देखा जाए तो आपके आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के हीम पार्ट का प्रोसेसिंग बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, बाइल पिगमेंट्स बनने में भी होता है। तो ऐसा कहा गया बेटा, नॉट ओनली दिस, ये कहा गया कि यार जैसे येलो बाइल लिवर का आप बोलते हो, वैसे ही ब्लैक बाइल इज अ फ्लूइड ऑफ स्प्लीन, ठीक है ना। बेसिकली डेड आरबीसी से ही आपका एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन बताया नहीं गया है कि व्हाट एग्जैक्टली इज ब्लैक बाइल, बट बेसिकली डेड आरबीसी से ही आगे प्रोसेस होके ये ब्लैक बाइल भी बनता होगा। बोला कि एनी पर्सन हु हैज मोर ब्लैक बाइल, जिसके पास ब्लैक बाइल बहुत ज्यादा है, दैट बिलोंग्ड टू हॉट पर्सनैलिटी। यहां पे भी हॉट पर्सनैलिटी का मतलब वो कतई नहीं है जो आप सोच रहे हैं, मैं साइड भी हो जाती हूँ ताकि आप साइमल्टेनियसली इसे नोट डाउन भी करें, है ना। तो बेटा यहाँ ब्लैक बाइल का मतलब बोला कि जिसके बॉडी के अंदर ब्लैक बाइल ज्यादा होगा, दे बिलोंग टू हॉट पर्सनालिटी। एंड यहाँ हॉट पर्सनालिटी कहने का मतलब है दे विल हैव फीवर। उनको क्या होगा बेटा, उनको फीवर होगा। उनको फीवर होगा मतलब कि उनका हेल्थ खराब हो गया, यानी ब्लैक बाइल ज्यादा तो हेल्थ अफेक्ट हो गई आपकी। दे विल बिलोंग टू हॉट पर्सनालिटी एंड दे विल हैव फीवर। लेकिन इस चीज को डिस्प्रूव किया बेटा विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने डबल सर्कुलेशन डिस्कवर किया और इन्होंने सरफेस टेम्परेचर मेजर किया थर्मोमीटर से।
इन्होंने ऐसे लोगों का सरफेस टेम्परेचर मेजर करके दिखाया थर्मोमीटर से जिनकी बॉडी में माना जा रहा था कि ब्लैक बाइल ज्यादा है। तो अगर आप इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम या गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस के अनुसार जाएं तो जिनके पास ब्लैक बाइल ज्यादा था दे विल तो हैव फीवर, बट इन्होंने तो टेम्परेचर मेजर कर लिया, सरफेस टेम्परेचर मेजर करके बताया कि यार देखो हमने इनका टेम्परेचर मेजर किया, ये तो नॉर्मल है, यानी कि फिर इस चीज को डिस्कार्ड कर दिया विलियम हार्वे ने। सो विलियम हार्वे डिस्प्रूव दिस गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस एंड आज के डेट में हम मानते हैं कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ अ पर्सन मींस वो हेल्दी है। ठीक है ना, इसे आप पॉज करके नोट कर लीजिए, या अगर आप कहीं पीडीएफ से नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए। इसी बात के साथ में हम आगे क्या लिखने वाले हैं बेटा, एक स्लाइड लेते हैं और लिखते हैं हम अगले लाइन में, विलियम हार्वे discovered double circulation and measured the अच्छा ओ गॉड, एक लाइन तो छूट गई ना बेटा हमारी लिखनी, हम यहां पे लिखते हैं वो जो फ्लूइड, अगर ब्लैक बाइल ज्यादा होगा तो बिलोंग टू हॉट पर्सनालिटी वाली चीज लिखना तो हम भूल गए ना, एक लाइन में वो भी तो लिखना है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू देम क्या था, पर्सन विद मोर ब्लैक बाइल belonged to hot personality and would have fever, ये इनके अकॉर्डिंग था, and would have fever, इनके अकॉर्डिंग उनको क्या होगा बेटा, फीवर होगा, and would have fever। इसी चीज को डिस्प्रूव किया ब्लैक बाइल वाले बंदों का बेटा टेम्परेचर मेजर करके, डबल सर्कुलेशन डिस्कवर किया विलियम हार्वे। एंड इस चीज को नोट करने के बाद बेटा आप अगली लाइन लिखना जो मैं लिख रही थी, डबल सर्कुलेशन मेजर्ड द सरफेस टेम्परेचर ऑफ पीपल विद ब्लैक बाइल and found it to be normal and found it to be normal, बोला कि यार इनका टेम्परेचर तो नॉर्मल है, hence disproved, पूछा जाता है बेटा किसने डिस्प्रूव किया, hence disproved the good humor hypothesis। ठीक है, तो अब आज के डेट में जो हम मानते हैं वो हमने डेफिनेशन लिख ली है कि हेल्दी होने का मतलब क्या है। लेकिन बेटा हेल्थ जो है काफी सारी चीजों से अफेक्ट होती है, बहुत सारी चीजें आपकी हेल्थ को अफेक्ट करती है। तो बिल्कुल बेसिक से एनसीईआरटी ने जो स्टार्टिंग में दिया हुआ है उसकी बेसिक की जनरल एनसीईआरटी की रीडिंग आप खुद करना, हेल्थ की डेफिनेशन, हेल्थ कैसे अफेक्ट होती है, ये मैं आपको इसीलिए बिल्कुल बेसिक से ही करा रही हूँ। ऐसे मान के चलो जिसको जीरो कुछ भी नहीं पता है, जो हम 9th 10th में पढ़ते हैं, व्हाट इज कम्युनिकेबल, व्हाट इज नॉन कम्युनिकेबल, व्हाट इज अ वेक्टर, व्हाट इज अ डिजीज, व्हाट इज अ पैथोजन, व्हाट आर सिम्टम्स, व्हाट आर साइंस। सबसे पहले हम इन्हीं बेसिक चीजों की बात करेंगे और फिर बेटा हम जंप करेंगे जो आपकी डिजीजेस है। स्ट्रेट अवे डिजीजेस नहीं पढ़ रहे हैं हम, है ना। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ठीक है भैया ये वाली बात हो गई, पर मैम जो एक हेल्थ है अपनी, हेल्थ कैन बी अफेक्टेड बाई मल्टीपल फैक्टर्स, हेल्थ कैन बी अफेक्टेड बाय। अब एनसीईआरटी की बातों को अगर हम ध्यान रखें तो एनसीईआरटी क्या कहती है बेटा, आपकी हेल्थ किन किन चीजों से अफेक्ट हो जाएगी, और कुछ चीजें तो आप खुद ही बेटा रिलेट कर पाएंगे, आप अपने आप से रिलेट कीजिए। नंबर 1 इन्फेक्शंस, सबसे पहले तो बेटा इन्फेक्शन से ही हेल्थ अफेक्ट हो जाएगी। इन्फेक्शन का क्या मतलब है, आप किसी भी अगर डिजीज कॉजिंग एजेंट के कांटेक्ट में आते हैं, किसी भी बीमारी फैलाने वाले एजेंट्स, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंजाई हो, प्रोटोजोआ हो, किसी भी बेटा डिजीज कॉजिंग एजेंट के कांटेक्ट में अगर आप आए तो आपकी हेल्थ अफेक्ट हो जाएगी, इन्फेक्शंस, राइट। सो लिखते हैं कमिंग इन कांटेक्ट विद
coming in contact with disease causing agents, जिसके बारे में ही तो इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है ना बेटा। डिजीज कॉजिंग एजेंट्स लाइक बेटा बैक्टीरिया, लाइक बेटा वायरस एक्सेट्रा लिखेंगे ना, लाइक वायरस एक्सेट्रा, ठीक है ना। इन्फेक्शन, यार इन्फेक्शन आपको नहीं है बट यार जेनेटिक डिसऑर्डर, यार आपके पास जन्म से ही कोई समस्या थी, आपके जीन्स में ही कोई प्रॉब्लम है, इसका तो अब आप कुछ नहीं कर सकते। एक ऐसा बच्चा जो जेनेटिक डिसऑर्डर के साथ में पैदा हुआ है, उसके क्रोमोसोम में ही फॉल्ट है, उसके जीन्स में ही प्रॉब्लम है। कितने सारे जेनेटिक डिसऑर्डर बेटा हम पढ़ते हैं ना, जीन्स में प्रॉब्लम होने की वजह से। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आप पढ़ते हैं, डाउन सिंड्रोम आप पढ़ते हैं, हीमोफीलिया, कितनी सारी जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसका तो कुछ नहीं कर सकते। मतलब क्या, एक बच्चा जो जन्म ले रहा है बेटा, उसके जीन्स में ही अगर फॉल्ट है तो ऑफ कोर्स बेटा वो उसके हेल्थ को तो पैदा होने के बाद से ही अफेक्ट करेगा। सो एनी काइंड ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स फॉर एग्जाम्पल लाइक, यहाँ एग्जाम्पल से लिख लो, डाउन सिंड्रोम है ना, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया एक्सेट्रा। बेसिकली एक ऐसी चीज जिसको हम सुधार सकते हैं बट वो हमारे बेटा हेल्थ को बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करती है, दैट इज लाइफस्टाइल। हमारी जो लाइफस्टाइल है भाई, वो वो हमारे कंट्रोल में। जेनेटिक डिसऑर्डर मेरे कंट्रोल में नहीं था। इन्फेक्शन भी कई हद तक बेटा वेक्टर्स के थ्रू हमारे पास पहुंच जाता है, तो कई हद तक वो भी हमारे कंट्रोल में होता और नहीं भी होता। लेकिन बेटा लाइफस्टाइल तो हमारे कंट्रोल में है। हम बेटा पड़े सारी चीजें करते हैं, ठीक है ना। आज की मॉडर्न डे लाइफस्टाइल में तो बेटा आप ये सोच के देखो, ऑनेस्टली मैं भी ऐसा फील करती हूँ कि पहले के टाइम पे कितना बंदा एक्टिव होता था फिजिकली, और इसलिए बेटा पहले के लोग ज्यादा साल जीते भी थे। आजकल आप पहली बात तो ये देखो आसपास कितना पोल्यूशन है। पोल्यूशन छोड़ दो, पोल्यूशन पे क्या ब्लेम डालोगे बेटा, तुम खुद देखो कि बंदा वर्कआउट, वैसे कई लोग अवेयर हैं, करते भी हैं वर्कआउट, बट मोस्टली बेटा ब्लिंकिट है, स्विगी है, 2 मिनट में बेटा, पहले सब्जी लेने भी एटलीस्ट लोग जाते थे, चल के जाते थे कहीं। आज के डेट पे बेटा सब कुछ 2 मिनट में ऑर्डर हो जाता है। और इतनी हमें इस 2 मिनट की आदत हो गई है बेटा, इतनी ज्यादा हमें ये 2 मिनट की आदत हो गई है कि हम क्या करते हैं बेटा, अगर 10 मिनट लग जाए ना तो हम ऐप में ही बेटा, ऐप वालों को ही घर आने लगते हैं कि भाई आया नहीं है अभी, यार ये तो 10 मिनट में आने वाला था। समझ रहे हो ना, हमारी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल खत्म होगी, एक्सरसाइज, योगा सब कुछ खत्म होता जा रहा है। धीरे धीरे सेडेंटरी लाइफ में आते जा रहे हैं। कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस नहीं करते, कोई मेडिटेशन नहीं करते। खाना देख लो, देखो वंस इन अ वाइल कोई भी चीज खाना इज नॉट बैड, बट बेटा कंटिन्यूअसली अगर हम उसी चीज पे बिंजिंग करते हैं तो दैट्स नॉट गुड। कि हम डेली का हमारा जो लाइफस्टाइल है वो वही सब खाना है, तो डेली का अगर हमारा बेटा लाइफस्टाइल वही वाला खाना है तो ये गड़बड़ हो जाएगी। समझ रहे हो ना, तो हमारी लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है। एक सेकेंड रुकना बेटा, चाहे वो खाना हो, चाहे वो वर्कआउट हो, चाहे एनी काइंड ऑफ मूवमेंट। यार एक बार ही चेक कर लेना कि ये जो आवाज जब रेड जा रही है तो वो आवाज कट तो नहीं रही है, एक बार ही देख लेना, ठीक है ना। मोस्ट लाइकली तो सारा सही चल रहा है, बट एक बार ही देखना जब भी ये रेड हो रहा है ना कंप्लीट, तो एक बार ही चेक कर लेना, ठीक है। तो लाइफस्टाइल में बेटा मैंने आपको क्या कहा, लाइफस्टाइल में जैसे कि ईटिंग हैबिट्स हमारे जो हैं, हम खाना क्या खा रहे हैं, हमारी ईटिंग हैबिट्स क्या है, हम वर्कआउट कर रहे हैं कि नहीं, एनी फॉर्म ऑफ वर्कआउट लाइक बेटा योगा, लाइक जिम एक्सेट्रा, ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ को अफेक्ट करती है, पॉजिटिवली भी नेगेटिवली भी। सही आवाज, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। वैसे सही होती फिर भी मैंने चेक करा लिया तेरे से, है ना। तो ये सारी चीजें बेटा क्या करती है, हमारे हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है। ठीक है भैया, यहां तक भी मैम बात समझ में आ गई। हेल्थ पुराने टाइम पे कैसे डिफाइन किया जाता था, आज के टाइम पे कैसे डिफाइन किया जाता था, आप इसे नोट कर लो। और कौन कौन सी चीजें बेटा इससे अफेक्ट कर सकती है। देखो इवन बेटा आप कहोगे कि मैम हम तो तैयारी कर रहे हैं, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता। बेटा आपके पास इनफ टाइम होता है। बेटा अगर एक इंसान अपने दिन को थोड़ा सा प्लान करे, बेटा आपके पास इतना तो कुछ बेटा पढ़ाई कर रहे हो तो थोड़ा बहुत चल लिया करो,
थोड़ी सी मूवमेंट करते हैं ना बेटा, फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं ना, थोड़ा सा पसीना आता है, आपको आपके ऑर्गन्स खुद खुश होते हैं बेटा, स्माइल कर रहे होते हैं, आपको खुद हल्का फील होगा, आपको खुद मेंटली अच्छा फील होगा, आपके हैप्पी हार्मोन्स निकलेंगे, समझ रहे हो ना। लेकिन करोगे तभी ये फील कर पाओगे, बताने से कुछ नहीं होता है। ठीक है मैम, अब हेल्थ की हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं मैम कुछ डिजीजेस की। लेकिन डिजीज, अब देखो एक सेकेंड, अब डिजीजेस चालू करने से पहले ना, ये फ्लो चार्ट चालू करने से पहले होता क्या है ये डिजीज, और कुछ बेसिक टर्म्स, वेक्टर क्या होता है, पैथोजन क्या होता है, साइंस क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, इनकी बात करेंगे, ठीक है ना। हेल्थ तो समझ में आ गई मैम, अब बात करते हैं डिजीज। यार देखो, डिजीज के शब्द को जरा ध्यान दोगे तो ये खुद पहले अपने बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहा है। डिज ईज नहीं है बॉडी में, आराम नहीं है, ईज नहीं है बॉडी में, आराम नहीं है बॉडी में, दैट इज बेटा डिजीज। आराम नहीं है बॉडी में, दैट इज बेटा डिजीज। आपको डिस्कंफर्ट लग रहा है ना, आपको डिस्कंफर्ट लग रहा है, वही डिजीज है। आपके ऑर्गन्स, कुछ 2 और मोर ऑर्गन्स बेटा, 1 और मोर ऑर्गन सिस्टम्स जब आपके बेटा काम नहीं कर रहे होते हैं ठीक से, कोई ना कोई बेटा चीज तो अफेक्ट होती है ना। जब भी आपको कोई बीमारी होती है, कोई भी आपकी जो बीमारी फैलाने वाला एजेंट बॉडी के अंदर आता है, तो डेफिनेटली बेटा आपके ऑर्गन सिस्टम अफेक्ट होते हैं, उनकी फंक्शनिंग अफेक्ट होती है। और जब ऐसा होता है तो तब हम कहते हैं कि हम हो गए हैं डिजीज्ड। और डिजीज होने पर कोई भी इंसान के बॉडी के अंदर कुछ कुछ सिम्टम्स दिखते हैं जो वो खुद फील कर पाता है। पेट में दर्द हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन है ना, फीवर आ रहा है, हेडेक हो रहा है, ये सारी चीजें वो इंसान फील कर पाता है। जो भी ये ऐसी चीजें जो वो इंडिविजुअल खुद फील कर पा रहा है जब वो बीमार पड़ रहा है, जब वो डिजीज हो रहा है, तो उन सारी चीजों को बोला जाता है सिम्टम्स। डिजीज के कारण आपको सिम्टम्स तो आएंगे ना बेटा, जो आप खुद फील कर पाते हैं। लेकिन सामने वाला बंदा जब आपको देखे तो उसको कैसे पता चलता है कि आप डिजीज्ड हैं? व्हेन ही लुक्स एट द साइंस। साइंस का मतलब होता है जो सामने वाला बंदा भी देख के आपको बता सकता है कि कुछ तो प्रॉब्लम है। आपकी स्किन पे रैशेस आ गए, है ना, आपको स्वेलिंग हो गई, रेडनेस हो गई, तो जो बाहर से विजिबल हो, फीवर तो विजिबल नहीं है ना बेटा, हेडेक भी विजिबल नहीं है ना, तो ऐसी कोई भी चीज जो विजिबल होती है ना, दूसरों के द्वारा, डॉक्टर भी देखेगा, विजिबिलिटी है, देख पा रहे हो, बाहर से इंसान आपको देख के बता पा रहे हैं कि यार इसको कोई दिक्कत है, वो साइंस होते हैं। और सिम्टम्स होते हैं जो बंदा बीमार है ना, वो खुद ही महसूस कर पा रहा है बेटा कि मेरे को ये दिक्कतें हो रही है, कोई और उसे फील नहीं कर पाएगा। पेट में दर्द, फीवर, हेडेक, है ना, समझ गए ना। चलो पहले ये वाली बात लिखते हैं। डिजीज मतलब कि डिस्कंफर्ट है, बेसिकली एक प्रकार का डिस्कंफर्ट है। डिस्कंफर्ट when one or more organ or organ system are not functioning well, इसे आप कहते हैं द कंडीशन इज कॉल्ड एज डिजीज, है ना। अब मैं कह सकती हूं डिजीज इज फॉलोड बाय साइंस एंड सिम्टम्स। मैंने आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में एक और चीज बताई थी, साइंस एंड सिम्टम्स तो मैं आपको बता ही रही हूं। जब मैंने आपको रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस पढ़ाए थे या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस पढ़ाई थी, तो मैंने वहां पे इन्फेक्शंस और डिजीज के बीच में भी एक डिफरेंस बताया था। इन्फेक्शन होता है जब कोई भी बीमारी कॉजिंग एजेंट आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है तो आप इन्फेक्ट हो रहे हो। इन्फेक्शन ऑफ प्रोटोजोआ इन्फेक्शन। आज सिर्फ बेसिक की ही ज्यादा बात करेंगे बेटा, हमें बेसिक्स को ही स्ट्रॉन्ग करते हुए चलना है। आपको लगता होगा आपको बहुत कुछ आता है, बट प्लीज ऑलवेज स्टिक टू योर बेसिक्स, उसी से आपकी बेटा थ्योरी स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है ना। तो जब आप इन्फेक्शन बोलते हैं तो इन्फेक्शन का मतलब होता है जब कोई बीमारी कॉजिंग एजेंट हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुआ तो आप इन्फेक्ट हो गए उससे, ठीक है ना। और इन्फेक्शन से जो प्रॉब्लम, दिक्कत ऑर्गन सिस्टम में आपको दिख रही है,
वो जो दिक्कत आपको आ रही है वो होती है डिजीज। समझ गया ना, ये भी मैं लिख दूंगी, ठीक है ना। डिजीज इज फॉलोड बाय साइंस एंड सिम्टम्स। अब मैं यहां पे पहले तो यहां पे एक चीज लिखती हूं, यहां लिख देते हैं व्हाट इज एन इन्फेक्शन। इन्फेक्शन इज when any disease causing agent enters the body, that is called as beta infection, and as a result of which when our organ system is affected, organ system is affected, तो हम क्या हो जाते हैं, डिजीज्ड, और उसी को बोला जाता है डिजीज। नाउ व्हाट इज साइंस एंड सिम्टम्स, लेट अस राइट। साइंस जो आप खुद महसूस कर पाते हैं, सॉरी सिम्टम्स जो आप खुद महसूस कर पाते हैं, और साइंस जो दूसरे लोग आपको देख के बता सकते हैं। बहुत माइनर डिफरेंस है, वैसे तो आप देखोगे ना ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में इसे बहुत कॉमनली एक दूसरे की मतलब ऑल्टरनेटिव यूज किया जाता है। जैसे एनसीईआरटी कहती है ना ब्रीदिंग इज कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन, तो वही वाली बात है कि कॉमन भी आप देखोगे कई जगह पे साइंस को ही सिम्टम्स बोला हुआ है, ठीक है ना। सिम्टम्स फेल्ट बाय एन इंडिविजुअल, फेल्ट बाय एन इंडिविजुअल इटसेल्फ, इंडिविजुअल खुद फील कर पा रहा है, लाइक फीवर, हेडेक। वैसे फीवर बॉडी टेम्परेचर को मेजर भी कर सकते हैं, मेजर करके भी बता सकते हैं, बट वी कैन से दैट द फीलिंग दैट द इंडिविजुअल इज फीलिंग, है ना, हेडेक या स्टमक पेन, एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन। आपको मेरी कहने की बात समझ में आई ना, एक्सेट्रा। साइंस नोटिस्ड बाय अदर्स, कोई भी स्किन में रेडनेस आ गई, रैशेस हो गए, स्वेलिंग हो गई, देख के भी आप बता सकते हो, एक्सेट्रा। चिकन पॉक्स होता है तो दिखता है ना, चिकन पॉक्स में जो पॉक्स होते हैं वो आपको दिख रहे होते हैं, दोज आर द साइंस, ठीक है ना। यहां तक किसी को कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं, यस। चलो अब बेटा बात करते हैं, हमने डिजीज की बात कर ली, साइंस एंड सिम्टम्स की बात कर ली, इन्फेक्शन की बात कर ली, बात करते हैं होस्ट, बात करते हैं पैथोजन, बात करते हैं वेक्टर की। आप इसको नोट कर लीजिए। अब मैं नेक्स्ट पेज में जा रही हूँ, अगेन कुछ बेसिक्स, ठीक है ना, अगेन कुछ बेसिक्स। तो हम बात करने जा रहे हैं क्या बेटा, हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इज अ पैथोजन। इस चैप्टर में बहुत बार यूज होगा ना, पैथोजन शब्द बहुत बार यूज होगा इस चैप्टर में, आगे बहुत बार यूज होगा होस्ट, और इस चैप्टर में बहुत बार आगे यूज होगा वेक्टर। इन तीनों की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। होते क्या हैं पैथोजन, एनी डिजीज कॉजिंग एजेंट, कोई भी डिजीज कॉजिंग एजेंट पैथोजन है, बीमारी फैलाने वाला एजेंट आपका पैथोजन है। बैक्टीरिया इज अ पैथोजन, कौन सा बैक्टीरिया है फर्क नहीं पड़ता है, वो पैथोजन है। वायरस इज अ पैथोजन, फंगस इज अ पैथोजन, हेलमिंथ इज अ पैथोजन, प्रोटोजोआ इज अ पैथोजन, कोई भी बीमारी कॉजिंग एजेंट्स आर पैथोजन, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं डिजीज कॉजिंग एजेंट्स, डिजीज कॉजिंग एजेंट्स, डिजीज कॉजिंग एजेंट्स लाइक बेटा एनी बैक्टीरिया, लाइक एनी बैक्टीरिया, लाइक एनी वायरस, लाइक एनी प्रोटोजोआ एक्सेट्रा लिख दे रही हूं। ये सारे क्या होते हैं आपके होते हैं ये पैथोजन। आगे हम बात करेंगे होस्ट।
होस्ट का इन जनरल भी मतलब क्या होता है, जब आप किसी पार्टी में जाते हैं, पार्टी छोड़ दो, किसी भी इवेंट में जाते हैं, तो एक होस्ट होता है। होस्ट जो होता है वो एंकरिंग कर रहा होता है बेसिकली, है ना, संभाल रहा होता है, मतलब वेलकम कर रहा होता है, सारी चीजों को, लोगों को वेलकम कर रहा होता है ना। जब आप बड़े हो जाएंगे और ज्यादा, तो आप बेटा होस्ट करेंगे अपने फ्रेंड्स को अपने घर पे। सोच के ही कितना अच्छा लग रहा है ना, हाय वो टाइम कब आएगा यार, अपना घर होगा, है ना, लोगों को होस्ट करेंगे, घर पे बुलाएंगे, तो फीलिंग भी अलग फीलिंग होती है। तो होस्ट करने का मतलब होता है टू वेलकम। अब यहाँ पे बहुत अच्छी बात नहीं है कि आप वेलकम कर रहे हो पैथोजन को। पैथोजन जिसकी बॉडी के अंदर रह रहा होता है ना बेटा, ये बीमारी कॉजिंग एजेंट जिसकी बॉडी में रह रहे हैं, आपको मलेरिया हुआ तो जो पैथोजन था प्रोटोजोआ, आपका प्लाज्मोडियम, वो आपकी बॉडी में रह रहा है तो आप होस्ट हो। मच्छर की बॉडी में भी रहता है तो वो भी होस्ट है ना। एस्कैरियासिस, एस्कैरियस, ह्यूमन होस्ट, हम होस्ट है क्योंकि वो हमारी बॉडी में रहता है। होस्ट इज बेटा द इंडिविजुअल वेयर द पैथोजन लिव्स। कई सारे पैथोजन बेटा एक होस्ट के अंदर रहते हैं, कई सारे पैथोजन्स को बेटा दो होस्ट की जरूरत पड़ती है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। तो कुछ आप पढ़ोगे ऐसे पैरासाइट्स के, पैथोजन्स के बारे में जो दो होस्ट में सरवाइव करते हैं, जो एक होस्ट में सरवाइव करते हैं, समझ रहे हो ना। तो होस्ट इज एन इंडिविजुअल where pathogen lives, बेसिक्स समझ में आ रहे हैं ना। where pathogen lives, some parasites require, some pathogen requires one host and some more than one host and some more than one। वेक्टर तो आपको आई थिंक आइडिया होगा। वेक्टर क्या होते हैं? वेक्टर्स बेटा वो होते हैं जो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। वेक्टर्स आर लाइक व्हीकल्स। वेक्टर गाड़ी की तरह काम करते हैं। यहां पे जो गाड़ी है वो क्या कर रही है? बीमारी फैलाने वाले एजेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रही है। बहुत सारे बच्चे ना बहुत ब्लंडर करते हैं पैथोजन और वेक्टर में। आप देखो, बहुत अच्छा एक एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करती हूं। हम बहुत आसानी से कह देते हैं कि यार एडीज मस्कीटो से ना डेंगू होता है, या एनोफिलीज मस्कीटो से ना मैम मलेरिया होता है। पर इनसे मलेरिया होने का क्या मतलब है? इनसे मलेरिया होने का मतलब है ये कॉजेटिव एजेंट थोड़ी है। आपका जो मच्छर है वो पॉजिटिव एजेंट थोड़ी है। उसकी वजह से आपको जो मलेरिया हो रहा है या डेंगू हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो वेक्टर की तरह काम कर रहे हैं। आप देखेंगे वो एक इन्फेक्टेड इंसान को काट के वहां से पैथोजन को उठाते हैं जो एक्चुअल में डिजीज कॉजिंग एजेंट है। जैसे डेंगू का वायरस उठा, एडीज मस्कीटो ने उठाया और उसको फिर एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफर कर दिया, तो इसने तो सिर्फ एक वेक्टर का काम किया। तो हम बहुत इजीली बोल देते हैं कि एज अ फैला रहा है, पर फैलाता कैसे है बेटा? वो डिजीज कॉजिंग एजेंट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ वेक्टर। समझ में आ गई? तो मच्छर यूजुअली वेक्टर की तरह काम करते हैं। कई सारे मच्छर बेटा केवल वेक्टर की तरह काम नहीं करते बल्कि वो होस्ट की तरह भी काम करते हैं। आगे आप पढ़ोगे, मैं आगे आपको बीमारियों में पढ़ाऊंगी। एलिफेंटियासिस में जो क्यूलेक्स मस्कीटो होती है वो एज अ वेक्टर भी काम करती है, और जो पैथोजन है वो उसकी बॉडी के अंदर अपनी लाइफ साइकिल को भी कंप्लीट कर रहा होता है। तो वो बोथ एज अ वेक्टर एंड एज अ होस्ट दोनों की तरह काम करती है। इवन मलेरिया जो आप पढ़ोगे, है ना, मलेरिया में भी क्या होता है बेटा? जो आपका प्लाज्मोडियम होता है उसको एक इन्फेक्टेड इंसान से हेल्दी इंसान तक लेके जाने का काम भी एक मच्छर कर रही होती है, एनोफिलिस मस्कीटो। और बेटा एनोफिलिस मस्कीटो के अंदर वो अपने लाइफ साइकिल को भी कंप्लीट कर रहा होता है, एज अ होस्ट भी काम करता है। ठीक है ना? सो वेक्टर इज व्हीकल दैट कैरीज द पैथोजन, जो पैथोजन को कैरी करता है। सारे बेसिक्स क्लियर हो गए? अब एक और लास्ट बेटा जो बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, बट आई एम श्योर इसको भी आपको पढ़ने की आवश्यकता है, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस। फिर हम बैक्टीरियल डिजीज से शुरू करेंगे। आज एटलीस्ट बेटा हम बैक्टीरियल डिजीज कवर कर लेंगे। ठीक है ना? चलो, वेक्टर हो गया। अब बात करते हैं डिजीजेस।
डिजीजेस के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, तो इसको कर देते हैं, मिटा देते हैं बेटा इसका नामो निशान, और हम डिजीजेस को ऐसे क्लासिफाई करते हैं, ठीक है ना। सो डिजीजेस आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। जो जन्म से हैं वो कंजेनाइटल डिजीजेस हो गई, जीन्स में जेनेटिक प्रॉब्लम हो गई आपकी, एंड एक जो अपने अपने जीवन काल में एक्वायर की है भाई, गेन की है। अरे यार देखना बेटा, क्या ही बताऊं मैं, एक जो अपने लाइफ टाइम में एक्वायर की है। एक्वायर्ड डिजीजेस बेटा 2 प्रकार के होते हैं, एक जो फैल सकते हैं बहुत इजीली, एक कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस होते हैं, और एक जो बेटा नहीं फैलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस होते हैं, ठीक है ना। तो कंजेनाइटल डिजीज, देखो देखो बोर्ड कैसा ग्लिच करता है भाई, हद हो गई यार, हद ही हो गई सच में, इरिटेटिंग बोर्ड। चलो रिकॉर्डिंग में भी ये नहीं छोड़ रहा है भाई, देखना ये क्या हुआ ये, ठीक है ना। चलो अब लिखते हैं भाई। हम इसके बारे में कह सकते हैं कंजेनाइटल, प्रेजेंट सिंस बर्थ, प्रेजेंट सिंस बर्थ and child is born with genetic disorders. Child is born with genetic disorders. For example बेटा हम क्या कह सकते हैं, जो भी हम बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, डाउन सिंड्रोम है ना, हीमोफीलिया, एक्सेट्रा, ठीक है। एक्वायर्ड का मतलब ही है, जैसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वैसे ही एक्वायर्ड डिजीजेस होती हैं। एक्वायर करने का मतलब ही होता है कि एनीथिंग जो हमने अपने जीवन काल में गेन की है, एक्वायर की है, गेन्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, गेन्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, आपने अपने जीवन काल में एक्वायर की है, गेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। लेकिन ये जो आपने बीमारियां अपने जीवन काल में एक्वायर की हैं, आप जन्म से बेटा ये नहीं लेके चल रहे हो, ये भी 2 प्रकार की होती है, एक कम्युनिकेबल कहलाती हैं, एक नॉन कम्युनिकेबल कहलाती हैं। एक कम्युनिकेबल जिसे इन्फेक्शियस भी कहते हैं, एक नॉन कम्युनिकेबल जिसे नॉन इन्फेक्शियस भी कहते हैं। जैसा इसका नाम है वैसा इसका डेफिनेशन है बेटा। कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस मतलब डिजीजेस दैट transfers very easily, diseases that transfers from one person to another, transfers from one person to another। one person का मतलब है जो infected इंसान है, obviously बेटा infected person to healthy person लिख देती हूं भाइयों, healthy person, ठीक है ना। कम्युनिकेबल डिजीजेस, यही तो हमें सबसे पहले पढ़ना है, सारी कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में ही तो हमें पढ़ना है बेटा, बैक्टीरियल, फंगल, वायरल, हेलमिंथ, है ना। सो हम 1 बाय 1 इन्हीं को तो डिस्कस करेंगे। कुछ बैक्टीरियल डिजीजेस, कुछ वायरल डिजीजेस, कुछ हेलमिंथ डिजीजेस, कुछ फंगल डिजीजेस, कुछ प्रोटोजोअल डिजीजेस, है ना। यस ये सारी बेटा क्या है, कम्युनिकेबल, एक इन्फेक्टेड इंसान से हेल्दी इंसान तक चली जाती है। कैसे जाती है, क्या मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, ये तो हम एज पर द डिजीज डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं दैट does not spread from infected to healthy, जिसके पास है उसी के पास है। अब देखो बहुत सारी नॉन इन्फेक्टेड डिजीजेस हैं, लेकिन एक
की चर्चा करना बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग बेटा, अगर आप देखेंगे पढ़े लिखे लोग भी कई बेटा क्या करते हैं ना, कैंसर इज डेडलीस्ट, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा खतरनाक है। हर साल कितने वर्ल्ड वाइड कितने लोगों की कैंसर से डेथ होती है, तो कैंसर इज वेरी वेल टॉक्ड अबाउट, बट कैंसर फैलता नहीं है। कई फैमिलीज में जैसे ही पता चलता है कि भाई इसको कैंसर है, आपने पता नहीं ऑब्जर्व किया है कि नहीं, अगर कैंसर डिटेक्ट होता है तो बंदे को आइसोलेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं कि भाई इसको कैंसर है, भाई फैल जाएगा। कैंसर इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल। भाई कैंसर अगर है तो वो फैलता नहीं है। यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस। आप भी बेटा ऐसी अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, बता सकते हैं लोगों को ये फैलता नहीं है। कैंसर इज अ वेरी वेरी कॉमन नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। एलर्जीज हो गई आपकी बेटा, फैलती नहीं है भाई। एलर्जीज के बारे में भी आपको पढ़ना है। एड्स किस में आता है? वायरल। एड्स तो बेटा एक्वायर्ड ही है, एड्स एक्वायर किया ना। एड्स भले ही आप बोलोगे अरे मैम इन्फेक्टेड मदर से बेबी के पास जा रहा है तो कंजेनाइटल होना चाहिए ना। बेटा जो मदर को एड्स था, मैं साइड हो जाती हूँ आप नोट भी कीजिए, जो मदर को एड्स था बेटा वो उसने अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर किया ना। वैसे भी बेटा एड्स का एक बार ही फुल फॉर्म पढ़ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड, वो बीमारी खुद कह रही है कि मैं एक्वायर्ड हूं, मैं कंजेनाइटल नहीं हूं। मदर ने एक्वायर किया और फिर ऑब्वियसली बेटा थ्रू प्लेसेंटा भी ये ट्रांसफर हो जाता है, इसीलिए बेबी को हो गया। सो ये ओवरऑल एक जिस्ट था जो हम पढ़ने वाले हैं। थोड़ा ना बेटा मैं कॉमन डिजीजेस में जो एनसीईआरटी की थोड़ी सी रीडिंग है वो करवा देती हूँ, और आप हेल्थ वाला जो स्टार्टिंग का पार्ट है आप वो खुद से रीड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक बार थोड़ा सा मैं इसके एनसीईआरटी की रीडिंग कराती हूँ, एटलीस्ट कुछ बैक्टीरियल डिजीजेस आज हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो देखो, a wide range of organisms belonging to bacteria, belonging to viruses, belonging to fungi, protozoa, helminth, etc. could cause disease in man, and such disease causing agents are called as pathogen. बीमारी फैलाने वाले एजेंट्स को पैथोजन कहा जाता है। मोस्ट पैरासाइट्स आर देयरफॉर पैथोजन, इसीलिए बोला ज्यादातर पैरासाइट्स जो होते हैं बेटा, कितने सारे पैरासाइट्स होते हैं ना जो बीमारी कॉज करते हैं आपकी बॉडी के अंदर। यार कुछ होते हैं एंडोपैरासाइट्स जो बॉडी के अंदर रहते हैं, कुछ होते हैं एक्टोपैरासाइट्स जैसे कि आपकी लाइस। तो बोला कि ज्यादातर जो पैरासाइट्स होते हैं ना, वो ज्यादातर पैरासाइट्स इसीलिए क्या होते हैं? पैथोजेंस। क्यों? क्योंकि जब वो होस्ट की बॉडी के अंदर रह रहे हैं तो उनके ऑर्गन सिस्टम को अफेक्ट कर रहे हैं, उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग को अफेक्ट कर रहे हैं। तो बोला ज्यादातर पैरासाइट्स आर ऑल्सो पैथोजेंस, है ना। दे कॉज हार्म टू द होस्ट बाय लिविंग इन और ऑन देम। जो बाहर रहते हैं वो एक्टोपैरासाइट में। ये क्यों कर रही हूं? अरे जुए बेटा, जुए, ठीक है ना, लाइस, हेड लाइस, ठीक है ना। एक्टोपैरासाइट्स भी होते हैं, एंडोपैरासाइट्स भी होते हैं। द पैथोजेंस कैन एंटर इनटू आवर बॉडी बाय वेरियस मींस and multiply and interfere with the normal vital activity resulting in morphological and functional damage। बेटा अलग अलग तरीके से पैथोजेंस एंटर करते हैं आपकी बॉडी में, माउथ के थ्रू बेटा, स्किन के थ्रू, या फिर बेटा एयर के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर करते हैं और फिर आपकी बॉडी के नॉर्मल एक्टिविटीज को बेटा हैम्पर करते हैं, और आपकी बॉडी में मॉर्फोलॉजिकल मतलब बाहर से भी दिखता है चेंजेस, या फंक्शनल डैमेज, कोई ना कोई फंक्शन को वो इंपैक्ट करते हैं। पैथोजेंस हैव टू अडेप्ट टू द लाइफ विद इन द एनवायरमेंट ऑफ द होस्ट। ऑब्वियसली बात है यार, पैथोजन तुम्हारी बॉडी के अंदर रह रहा है तो तुम्हारी बॉडी के अनुसार उसे अडेप्ट तो करना पड़ेगा ना फंक्शन करने के लिए। यस, फॉर एग्जाम्पल पैथोजेंस दैट एंटर द गट मस्ट नो अ वे ऑफ सर्वाइविंग इन द स्टमक एट लो पीएच एंड रेजिस्टिंग द वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम। जैसे कि अगर कोई स्टमक आपके पैथोजन में है तो उसको भाई उस एसिडिक एनवायरनमेंट को झेलना आना चाहिए, उसके पास वो सारी बेटा चीजें होनी चाहिए जिससे कि वो उस चीज को झेल पाए। होती हैं पैरासाइटिक एडेप्टेशंस, होती हैं बेटा, तभी तो पैरासाइट्स बॉडी के अंदर सर्वाइव करते हैं। A few representative members from different group of pathogenic organisms are discussed here, along with the disease caused by them. Preventive and control measures against these disease in general are also briefly described. बोला कि कुछ ऐसे ही डिजीज कॉजिंग एजेंट्स का डिस्क्रिप्शन आपको बताया हुआ है आगे चैप्टर में और डिस्कस किया हुआ है, और वो क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, और कुछ के प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स को भी बताया हुआ है। इसी बात के साथ में हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा, क्या हम शुरू करने जा रहे हैं? पहला बैक्टीरियल डिजीजेस। हेल्थ इज अफेक्टेड बाय हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नंबर 1 बैक्टीरियल डिजीज। देखो कोई भी बीमारी, 2 ही बैक्टीरियल डिजीज को एनसीईआरटी ने डिफाइन किया हुआ है अच्छी तरीके से, दैट इज टाइफॉइड एंड निमोनिया। इसके अलावा
3 नाम और दिए हुए हैं पर उसका डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ, पर आपको पता होना चाहिए बेटा कि वो बैक्टीरियल है। जैसे कि डिप्थेरी मेंशन किया हुआ है, और मेंशन किया हुआ है प्लेग, और मेंशन किया हुआ है डिजेंट्री, ठीक है ना। तो डिटेल में डिस्कस किया हुआ है टाइफाइड के बारे में और निमोनिया के बारे में। हम ज्यादातर बीमारियों को इसी फॉर्मेट में पढ़ने वाले हैं बेटा, कॉजेटिव एजेंट, लोकेशन, एमओटी मतलब मोड ऑफ ट्रांसमिशन, सिम्टम्स, क्योंकि इससे क्या होगा ना बेटा, आपकी जो इतनी सारी थ्योरी है ना वो थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में कवर हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम सारी बीमारियों के लिए ऐसे टेबल बनाएंगे। अभी बैक्टीरियल डिजीज में आपको 2 बीमारियां पढ़नी है बेटा डिटेल में, इस तरीके से, टाइफाइड एंड निमोनिया। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे बेटा टाइफाइड। इसकी तो बड़ी मजेदार कहानी है। कॉजेटिव एजेंट, एमओटी का मतलब होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। एमओटी का क्या मतलब है बेटा? एमओटी का मतलब है मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड सिम्टम्स। देखो हर बीमारी में आपको बेटा देखो लिखना और पढ़ना वही है एज पर एनसीईआरटी, जिसके बारे में जो चीजें दी हुई है वो चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइफाइड। टाइफाइड की तो बड़ी अच्छी एक हिस्ट्री है, मैं हिस्ट्री इसकी बताती हूं। पहले मैं इसके पॉजिटिव एजेंट के बारे में बताऊं। बैक्टीरियल है, कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है? सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी इज द बैक्टीरिया दैट कॉजेज द टाइफाइड। मैं लोकेशन भी बता देती हूँ। लोकेशन का मतलब है जब ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर जाता है तो आपकी बॉडी में कौन से ऑर्गन, कौन से पार्ट को अफेक्ट करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं बेटा लगातार इस चैप्टर में। मैच द फॉलोइंग जब मैं आपको पीवाईक्यूज कराऊंगी तो आप देखोगे बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। कॉजेटिव एजेंट, कौन सा बीमारी, कौन सा कॉजेटिव एजेंट, अगर किसी का टेस्ट दिया हुआ है तो कौन सा टेस्ट है, लोकेशन कहां रह रहा है, ये बहुत ज्यादा पूछा गया है। देखो टाइफाइड की बड़ी मजेदार एक हिस्ट्री है। सो देयर वाज अ कुक, वो फेमस भी बेटा टाइफाइड मैरी के नाम से है, उसका नाम ही टाइफाइड मैरी पड़ गया, निकनेम। सो देयर वाज अ कुक बाय प्रोफेशन। इसकी तो एक मैंने शॉर्ट्स भी बनाई है यूट्यूब पे, आप देखना, उसकी पूरी कहानी मैंने बनाई थी, ठीक है ना। सो हर नेम वाज मैरी मेलॉन। उसका नेम क्या था? मैरी मेलॉन। मैरी मेलॉन वाज अ कुक बाय प्रोफेशन। पहले के टाइम पे तो बेटा टाइफाइड भी तो कभी आया होगा ना, डिस्कवर हुआ होगा, पता चला होगा कि भैया टाइफाइड नाम की भी कोई चीज होती है। सो मैरी मेलॉन वाज अ कुक बाय प्रोफेशन एंड शी यूज्ड टू कुक इन बेटा वेरियस हाउसेस। कई सालों तक उन्होंने कई बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी काम किया। और बेटा बिकॉज शी वॉज नॉट अवेयर, बिकॉज शी वॉज एसिम्टोमैटिक, उनको कोई सिम्टम्स नहीं थे टाइफाइड के, बट शी वॉज अ कैरियर। उसकी बॉडी में ये पैथोजन था, वो कैरियर थी, बट शी वॉज एसिम्टोमैटिक, शी वॉज नॉट डिजीज्ड। वो कैरियर थी बेटा। किसकी कैरियर थी? इस सैल्मोनेला टाइफी की। अब उनको भी मालूम नहीं था कई साल। और बेटा ये फैलती पता है कैसे है? जब आपका खाना, आपका पानी ये इन्फेक्ट हो जाता है ना इस बैक्टीरिया से। आपने हाथ नहीं धोए, वॉशरूम गए, आपने हाथ नहीं धोया, हैंड प्रॉपर्ली वॉश नहीं करोगे, और सोचो ये तो खाना बना रही थी, तो ये बैक्टीरिया बहुत आसानी से बेटा खाने में फैला रही थी, दूसरों को दे रही थी। क्योंकि ये फैलता कैसे है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या है? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? कंटामिनेटेड। कंटामिनेटेड का क्या मतलब है? कंटामिनेट हो जाने का मतलब इन्फेक्ट हो गया वो। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है इसके प्रोफेशन से कितना ज्यादा मैच कर रहा है बेटा। खाना बनाती थी, इसके लिए बेटा कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी फूड को और पानी को इन्फेक्ट करना। कई सालों तक उसने बेटा अपने कुकिंग प्रोफेशन और अपने मील्स जो उसने कुक किए फैमिलीज के लिए, इनफैक्ट बेटा जिन जिन फैमिलीज में ना इसको ट्रैक डाउन किया गया था, आप इसकी एक शॉर्ट देखना चाहो तो आप देख लेना, मैं तो इतनी कहानी अभी आपको यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, काम की नहीं है। कैसे इसको पकड़ा गया और कैसे ये बेटा जिद्दी थी कि नहीं मेरे को कुछ नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो इसको सजा भी मिली थी, सेपरेट भी कर दिया गया था एक आइलैंड पे, उसकी एक कहानी है। तो सोचो ये जिस जिस घर में खाना बना रही थी बेटा उन उन लोगों को बीमार करती गई और कई लोगों की डेथ भी हो गई। इसकी कहानी क्योंकि एनसीईआरटी में दी हुई है थोड़ी सी, तो मैं लिखना चाहूंगी, मैं यहीं पे लिख देती हूँ बेटा टाइफाइड के बारे में। अ कुक नेम्ड नेम क्या था इन महिला का? मैरी मेलॉन। अब पॉपुलरली इनको टाइफाइड की वजह से क्या नाम पड़ गया? पॉपुलरली नोन एज टाइफाइड मैरी। पॉपुलरली नोन एज
टाइफॉइड मैरी was a carrier, क्या लिखेंगे? was a carrier of this and spread typhoid for several years through the meal she prepared. Through the meals she prepared. अपने खाने के थ्रू कई सालों तक इन्होंने इस बीमारी को बेटा फैलाया। इसी कारण से इनका नाम क्या पड़ गया बेटा? इनका नाम पड़ गया टाइफॉइड मैरी। इसीलिए सोचो बेटा, बीमारी फैलाती थी पर फेमस तो हो ही गई ना बेटा, टाइफॉइड मैरी के नाम से ये फेमस हो गई। कैसे फैलती है ये बीमारी बेटा? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से। कहाँ रहता है पैथोजन बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अच्छा, जब 12वीं की कक्षा में ये पढ़ाया जाता है ना, एक सिम्टम जो बच्चे हर जगह, एक दो सिम्टम बच्चे हर जगह चिपका देते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स बेटा हर बीमारी में दो चार चीजें तो होती है बेटा, और कई लोगों को तो बेटा बिना बीमारी के ये सारी चीजें होती है, जिसका एक बहुत बड़ा बेहतरीन एग्जाम्पल आप खुद हो। कुछ भी हुआ या नहीं हुआ बेटा, क्या होता है आपको हो जाता है फीवर। मैम हमें तो फीवर है, मैम हमें तो हेडेक है। ये कुछ चीजें बेटा जो हर किसी को हर दूसरे दिन हो रही है, समझ गए बेटा? तो हर दूसरे बंदे को बेटा, अभी तुम्हारे ही सर दर्द कर रहा होगा, अरे मैम इतनी देर से पढ़ रहे हैं सर दर्द कर रहा है ना? सर दर्द, खांसी, जुकाम, पेट में दर्द, हर कोई बेटा इसको हर बीमारी में चिपका देता है। जब सब्जेक्टिव में लिखने के लिए आता है तो वहां तो हर कोई फीवर को, हेडेक को तो बेटा चिपका के ही आता है, और गलत भी नहीं होता। कोई मना भी नहीं कर सकता कि यार आपको कॉमन कोल्ड है तो फीवर भी आ रहा है, मैम सर दर्द भी कर रहा है ना, मैम ये है तो भी लेकिन मैं ये इसलिए बोल रही हूँ, लेकिन अगर आप टाइफॉइड में देखेंगे तो फीवर इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, और सस्टेन्ड फीवर होता है। लगातार 39 से 40 डिग्री सेल्सियस कंटिन्यूअस फीवर रहता है। एक्चुअल में अगर आप टाइफॉइड में फीवर नहीं लिखोगे तो गलत, इसका एक प्राइमरी सिम्टम है फीवर। तो हम सिम्टम्स में लिखते हैं सस्टेन्ड हाई फीवर, sustained high fever 39 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना? ठीक है भैया। इसके अलावा बेटा क्या हो रहा है? इसके अलावा हो रहा है स्टमक पेन, इसके अलावा बेटा हो रहा होता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है तो कॉन्स्टिपेशन मतलब जब डिफिकेशन में प्रॉब्लम होती है ना, जब स्टूल्स क्लियर पास आउट नहीं होते तो कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन होती है। भूख लगना बंद हो जाती है, लॉस ऑफ एपेटाइट, एपेटाइट का मतलब है भूख, तो भूख नहीं लग रही है, लॉस ऑफ एपेटाइट, खाना नहीं खाओगे तो वीकनेस आएगी, खाना नहीं खाओगे तो वीकनेस आएगी, लॉस ऑफ एपेटाइट, वीकनेस, कॉन्स्टिपेशन, स्टमक पेन, सस्टेन्ड हाई फीवर। और बेटा सीवियर केस में अगर चेकअप नहीं कराया, सीवियर बहुत ज्यादा हो गया, सीवियर केसेस में ऑल्सो शो इंटेस्टाइनल परफोरेशन, इंटेस्टाइन में छेद हो जाएंगे, इंटेस्टाइनल परफोरेशन। इंटेस्टाइनल परफोरेशन कब हो रहा है बेटा? जब एक्सट्रीम केस हो गया, जब एक्सट्रीम केस हो गया, इंटेस्टाइनल परफोरेशंस हो रहे हैं, इंटेस्टाइन में छेद हो रहे हैं, एंड मे इवन बी फेटल, या मे कॉज डेथ, इससे डेथ भी हो सकती है। बेटा किसी भी चीज को अगर इग्नोर्ड वे में लोगे तो उससे बेटा बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, जैसे जॉन्डिस से भी लोगों की डेथ हो जाती है बेटा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में। सो सीवियर केसेस में इवन डेथ कैन अकर बाय इंटेस्टाइनल परफोरेशंस। ठीक है ना? तो क्या हुआ बेटा? सस्टेन लगातार हाई फीवर, इसका बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन है, डिफिकेशन प्रॉपर्ली हो नहीं रही है, इसलिए आपको भूख भी नहीं लग रही है, ऐसे रिलेट करो, इसलिए आपको भूख भी नहीं लग रही है, पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है ना, और भूख नहीं लग रही है तो आप वीकनेस हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा, ऐसा भी होता है। ठीक है ना? टाइफॉइड एक वन ऑफ दी इकलौती बीमारियां आपकी एनसीईआरटी में दी है
जिसका कंफर्मेशन टेस्ट भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बाकी किसी के लिए नहीं दिया है। लेकिन अगर आपको कंफर्मेशन टेस्ट करना है, हॉस्पिटल जाके पता करना है कि आपको टाइफॉइड तो नहीं है, तो आपको कराना पड़ेगा विडाल टेस्ट। तो इसके लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाकी किसी के लिए मेंशन्ड ही नहीं है बेटा, तो इसका कंफर्मेटरी टेस्ट पूछा गया है, पूछा जाएगा। ये बीमारी ओवरऑल ही बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पहले इसको बेटा आप नोट कर लीजिए। पहले मैं इसकी एनसीईआरटी की रीडिंग कराती हूं और फिर हम करेंगे बेटा निमोनिया के बारे में। निमोनिया इज द सेकेंड बैक्टीरियल डिजीज जो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, ठीक है ना। पॉज करके आपने लिख ही लिया होगा। अब मैं पहले इसकी एनसीईआरटी कराती हूँ। देखो आज तो सिर्फ बैक्टीरियल करते हैं, ठीक है ना। यस चलिए जी। हो वो कहाँ गया टाइफॉइड के बारे में एनसीईआरटी? अच्छा ये रहा, ठीक है ना। हेलो भैया किसी भी शू रैक के अंदर रख दीजिए प्लीज। हाँ हाँ रख दीजिए। ओके थैंक यू। चलिए बेटा एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं। पहले किसकी? टाइफॉइड की। तो टाइफॉइड यहां से चालू है। देखो क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी कहती है सैल्मोनेला टाइफी इज अ पैथोजेनिक बैक्टीरियम विच कॉजेस टाइफॉइड फीवर इन ह्यूमन बीइंग। सैल्मोनेला टाइफी एक ऐसा बैक्टीरियम है पैथोजेनिक जो ह्यूमंस के अंदर टाइफॉइड कॉज करता है। These pathogen generally enter the small intestine. लोकेशन क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। कैसे एंटर करता है? थ्रू फूड एंड वाटर कंटेमिनेटेड विद देम। बैक्टीरिया अगर आपके फूड और वाटर में आ गया, आपका फूड और वाटर कंटेमिनेट हो गया, तो ये आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है एंड इट माइग्रेट्स टू अदर ऑर्गन्स ऑल्सो थ्रू ब्लड। ये अदर ऑर्गन्स में भी जा सकता है ब्लड के थ्रू। सस्टेन्ड हाई फीवर बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है बेटा, 39 to 40 डिग्री सेल्सियस। वीकनेस होती है आपको, स्टमक पेन हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, हेडेक मैंने लिखा नहीं है बेटा, हेडेक भी चिपका लो। हेडेक हो रहा है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख लगना बंद हो गई है, आर कॉमन सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज। ये याद रखना, भूख नहीं लगी, कॉन्स्टिपेशन हुआ, आपको भूख नहीं लगी, भूख नहीं लगी, आपने खाना नहीं खाया, पेट में भी दर्द हो रहा है और वीकनेस भी हो रही है। सारे पॉइंट्स आपको याद रह जाएंगे। टाइफॉइड फीवर कुड बी कंफर्म्ड बाय विडाल टेस्ट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट कैन बी कंफर्म बाय विडाल टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर नीट। अ क्लासिकल केस इन मेडिसिन दैट ऑफ मैरी मेलॉन who was named as typhoid Mary is worth mentioning here. उसका जिक्र जरूर करना चाहिए यहाँ। She was a cook by profession and was a typhoid carrier who continued to spread typhoid fever for several years through the food she prepared. बोला इन्होंने कई साल तक बेटा इन्होंने क्या किया, ये बीमारी को फैलाया। क्यों? क्योंकि वो कुक थी बाय प्रोफेशन, और कुक थी बाय प्रोफेशन तो बेटा अपने खाने के थ्रू इसको फैलाना कोई बहुत बड़ी बात बेटा नहीं थी, ठीक है ना। अब देखो दूसरा पढ़ते हैं निमोनिया के बारे में। निमोनिया के अलावा सिर्फ इनका नाम दिया हुआ है, तो बस इनके नाम को थोड़ा सा और इनके क्या बोलते हैं कॉजेटिव एजेंट को एटलीस्ट हम डिस्कस कर लेंगे बैक्टीरियल डिजीजेस में, ठीक है ना। सो दूसरा बैक्टीरियल डिजीज हम करते हैं। फर्स्ट दिस आप कंटिन्यूएशन में अगला करो बेटा। नंबर 2 वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट निमोनिया। बहुत इंपॉर्टेंट है इसे बेटा। इसके जो सिम्टम्स होते हैं ना कुछ कुछ कॉमन कोल्ड से मिलते हुए होते हैं। कॉमन कोल्ड इज अ वायरल डिजीज। कॉमन कोल्ड को और निमोनिया को कंपेयर करके भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो जब मैं निमोनिया की बात करती हूँ तो निमोनिया का पॉजिटिव एजेंट दो दिए हुए, दो बैक्टीरिया। एक तो आपको इसके नाम से ही समझ में आ जाएगा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। और दूसरा पॉजिटिव एजेंट इज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इस नाम से अक्सर लोगों को लगता है भाई वायरस है क्या? नहीं, इट्स अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये होते हैं इसके बेटा पॉजिटिव एजेंट निमोनिया के। इसकी लोकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे में सब कुछ इंपॉर्टेंट बेटा, देखो जो भी एनसीईआरटी में वो सब इंपॉर्टेंट है। इस पर्टिकुलर चैप्टर से जो डिजीजेस से क्वेश्चंस आते हैं वो कॉजेटिव एजेंट, बीमारी, मैच द फॉलोइंग करके आते हैं, ठीक है ना। अब ये लोकेशन में इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ क्योंकि जैसे कि मैंने कहा इसमें होती है कफ होते हैं, चिल्स आते हैं, कपकपाहट होती है, हेडेक होता है ना। ये कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो आपके ना कॉमन कोल्ड से भी मिलती जुलती है, उसमें भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है ना। लेकिन कॉमन कोल्ड विच इज कॉज्ड बाय राइनिटिस और विच इज कॉज्ड बाय राइनोवायरसेस, राइनिटिस भी उसे बोलते हैं,
जो कॉमन कोल्ड होता है वो अपर रेस्पिरेटरी पैसेज में प्रॉब्लम होती है। अपर रेस्पिरेटरी पैसेज का मतलब है ये आपके लंग्स तक नहीं गई, आपके एल्वियोलाई में प्रॉब्लम नहीं हुई, आपके नेजल पैसेज में और आपके बेटा अपर रेस्पिरेटरी पैसेज की प्रॉब्लम होती है जब आप कॉमन कोल्ड की बात करते हैं। ठंड हो गया बहुत। लेकिन जब आप निमोनिया की बात करते हैं, निमोनिया में आपके लंग्स में प्रॉब्लम होती है, निमोनिया में आपकी एल्वियोलाई में इन्फ्लेमेशन होती है। निमोनिया इज द प्रॉब्लम ऑफ योर लंग्स बट कॉमन कोल्ड इज द प्रॉब्लम ऑफ योर अपर रेस्पिरेटरी पैसेज। तो जब मैं इसकी लोकेशन की बात करती हूं इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। यहां पे बेटा लंग्स आर इन्फेक्टेड, लंग्स आर इन्फेक्टेड, और लंग्स में भी स्पेशली वो जगह जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से क्या होता है बेटा, वहां से एयर का एक्सचेंज होता है। लंग्स आर इन्फेक्टेड बेसिकली एल्वियोलाई, एल्वियोलाई गेट्स फिल्ड विद फ्लूइड, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, फ्लूइड बढ़ गया वहां पे बेटा, मेम्ब्रेन इन्फ्लेम हो गई, फिल्ड विद फ्लूइड, और एल्वियोलाई में फ्लूइड भर जाएगा तो प्रॉपर एयर का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। और यही आप देखना सिम्टम में भी अभी देख पाओगे, प्रॉपर एयर एक्सचेंज कांट टेक प्लेस। फ्लूइड में फ्लूइड भर गया ना बेटा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इन्फेक्टेड नेजल ड्रॉपलेट्स। कोई इंसान जिसको निमोनिया है अगर उसके इन्फेक्टेड नेजल ड्रॉपलेट्स बेटा आपके ऊपर आ गए तो ऑफ कोर्स इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स, और ड्रॉपलेट्स इन जनरल उसके थ्रू फैल जाएगा बेटा बहुत इजीली, ठीक है ना। सिम्टम्स तो इसके बेटा बड़े बड़े जनरल सिम्टम्स है, जैसे हेडेक हो रहा है, जैसे कि चिल्स, चिल्स का मतलब होता है कप कपाहट, कप कपाहट, वाओ, कफ, फीवर। इसमें भी जो एक्सट्रीम केस होता है ना, सीवियर केस, सीवियर निमोनिया का जो केस होता है, देखो एल्वियोलाई से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जा रही है ब्लड में, CO2 वापस आ रहा है। अब एल्वियोलाई तुम्हारी बेटा फ्लूइड से भर गई है, अब एयर का प्रॉपर एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है। अगर एयर का प्रॉपर एक्सचेंज नहीं हो पाएगा तो ऑक्सीजन प्रॉपरली टिश्यूज तक पहुंचेगी नहीं, और जब ऑक्सीजन प्रॉपरली टिश्यूज तक नहीं पहुंचती तो बेटा थोड़ी देर के लिए अपने हाथ में रबर बैंड लगा के देखो, जब ब्लड फ्लो नहीं होता है तो नीला पड़ने लगता है, नीला, ठीक है ना। तो इस केस में जब सीवियर केसेस होते हैं तो लिप्स, फिंगर टिप्स, दे ऑल टर्न बेटा ग्रे, पहले टर्न होते हैं और ग्रे से अल्टीमेटली ब्लूइश टर्न हो जाते हैं। तो ये सीवियर केस दिखा रहे हैं, और ये हुए क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का प्रॉपर फ्लो नहीं हो पा रहा, ठीक है ना। सीवियर केसेस, सीवियर केसेस, इन सीवियर केसेस लिप्स, फिंगर may turn grayish to bluish। कभी कभार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में उल्टा भी कर सकते हैं, ब्लूइश टू ग्रेइश, बट याद रखिए क्या हो रहा है बेटा, G and B, GB, ग्रेइश टू ब्लूइश, क्या हो रहा है बेटा, ग्रेइश टू ब्लूइश। समझ में आ गई बात। अब बेटा क्या सिम्टम्स हो गए, नेम हो गया, एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं, एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं। लेकिन एक बारी मैं वो जो लास्ट आपको बता रही थी, 3 जो बीमारियां और बैक्टीरियल डिजीज में दिया हुआ है, क्योंकि पूछा जाएगा कि मान लो ऐसे पूछेंगे फाइंड द ऑड वन आउट, इसमें से कौन सा बैक्टीरियल है, कौन सा फंगल है, कौन सा वायरल है ना। तो एक नोट डाल के मैं लिख देती हूं, एक नोट डाल के मैं लिख देती हूं, अदर बैक्टीरियल डिजीजेस जो एनसीईआरटी में दी हुई है, अदर बैक्टीरियल डिजीजेस जो एनसीईआरटी में दी हुई है, बट बेटा कुछ नाम ही मेंशन किया हुआ है, तो एटलीस्ट आपको ये पता तो हो कि ये बैक्टीरियल डिजीजेस है, एटलीस्ट इनके कॉजेटिव एजेंट साथ में। तो जैसे कि एक प्लेग दिया हुआ है, इसे ब्लैक डेथ भी कहते थे, बहुत खतरनाक बेटा फैली थी प्लेग। इसका कॉजेटिव एजेंट होता है यर्सीनिया पेस्टिस, यर्सीनिया पेस्टिस, ठीक है। एक दिया हुआ है डिप्थेरिया, डिप्थेरिया का पॉजिटिव एजेंट इज अ बैक्टीरिया कॉरिनी बैक्टीरियम डिप्थेरी, इसके तो नाम से ही समझ में आ रहा है, कॉरिनी बैक्टीरियम
डिप्थेरी। और एक दिया हुआ डिसेंट्री। डिसेंट्री कैन बी कॉज्ड बाय बेटा मल्टीपल बैक्टीरियाज। डिसेंट्री जैसे शाइजेला, डिसेंट्री कैन बी कॉज्ड बाय मल्टीपल बैक्टीरियम, तो बैक्टीरियल ही है, फॉर एग्जांपल शाइजेला, वेरी कॉमन बैक्टीरिया दैट कॉजेस डिसेंट्री। सो दीज आर द अदर बैक्टीरियल डिजीजेस गिवन इन एनसीईआरटी। एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग करा दूं। ये क्या आ गया, होमवर्क, होमवर्क है, एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करो। बैक्टीरियल डिजीजेस, ठीक है ना। देखो बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा लाइट्स हो गई है, लाइट्स, ठीक है ना। आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज निमोनिया in humans which infects the alveoli of the lungs. Basically it is the infection of lungs, ठीक है ना। As a result of infection the alveoli gets filled with fluid leading to several problems in respiration. Breathing problems तो हो गई, जब भी आपका lungs affect हो रहा है, चाहे वो देखो अपर रेस्पिरेटरी पैसेज ही क्यों ना अफेक्ट हो, इन केस ऑफ कॉमन कोल्ड ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स तो होगी। सिम्टम्स में क्या आ रहे हैं, फीवर आ रहा है, चिल्स आ रहे हैं, कफ हो रहा है, हेडेक हो रहा है। इन सीवियर केसेस बेटा लिप्स फिंगर नेल्स में टर्न ग्रेइश टू ब्लूइश। A healthy person acquires the infection by inhaling the droplets or aerosols released by an infected person or even by sharing the glasses or utensils with the infected person. ये वाली बात मैं थोड़ा सा आपको जाते जाते समझाती हूँ। देखो इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट से तो हो ही रहा है, इनफैक्ट बेटा शेयरिंग द यूटेंसिल्स ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। अगर ड्रॉपलेट्स बेटा यूटेंसिल में आ गए और वही यूटेंसिल आपने यूज किया, वही सामान आपने यूज किया, पेन में अगर बेटा ड्रॉपलेट्स आ गए तो पैथोजन आपकी बॉडी में चला जाएगा। जब किसी ऑब्जेक्ट में ना बेटा, जब किसी भी सामान में ऑब्जेक्ट के थ्रू, ऑब्जेक्ट में क्या आया, ऑब्जेक्ट में आपकी इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स आई, मान लो आपका ड्रॉपलेट किसी ऑब्जेक्ट में आया, किसी सामान में आपने बेटा छींक दिया, ठीक है ना, और इस ऑब्जेक्ट को किसी हेल्दी ह्यूमन बीइंग ने अगर बेटा पकड़ लिया, यूज कर लिया, हेल्दी पर्सन ने, इस तरीके से जब कोई बीमारी फैलती है ना बेटा, उसे पता है क्या बोलते हैं, उसका नाम एनसीईआरटी ने दिया नहीं है, बट इस तरीके से जब बेटा बीमारी फैलती है ना कि किसी इन्फेक्टेड इंसान के ड्रॉपलेट्स आप में डायरेक्टली नहीं गए, बट बेटा एक ऑब्जेक्ट पे गए, ऑब्जेक्ट आपके कांटेक्ट में आया, ऐसे तरीके से फैलने को, ऐसी बीमारियों को फोमाइट बॉर्न भी कहते हैं। फोमाइट का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू। एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, आप चाहो तो एडिशनली याद रख सकते हो। बाकी क्या दिया हुआ है, डिजेंट्री, प्लेग, डिप्थेरिया आर सम ऑफ द अदर बैक्टीरियल डिजीजेस इन मैन, ठीक है ना। तो लेट्स कीप दिस लेक्चर टिल हियर। अगले क्लास में हम क्या करेंगे बेटा, वायरल डिजीजेस स्टार्ट करेंगे। देखो मैं बहुत लास्ट मोमेंट पे ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, जैसे कि मैंने बताया था इट्स माय बर्थडे वीक, सो दैट्स व्हाई आई वोंट बी अवेलेबल, बट मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारा, मैं थोड़ा थोड़ा लेक्चर एटलीस्ट दे के जाऊँ, मेरे मन को भी तसल्ली रहेगी। बट एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट बेटा, वर्क लाइफ बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आप भी हमेशा याद रखिए। ऑफकोर्स माई वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई ऑलवेज कीप माई वर्क एट प्रायोरिटी, बट ऑल्सो वर्क लाइफ बैलेंस शुड बी देयर। सो इसीलिए आप लोगों को भी मैंने लेक्चर दिया, थोड़ा शॉर्ट एंड स्वीट रखा है। इफ देयर विल बी अ पॉसिबिलिटी I might give another recording. If there is no possibility then no problem, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, है ना। मिलेंगे, आप नए ईयर को अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए बेटा, और मैं यही कहूँगी आपसे कि हर चीज़ जो जिस टाइम पे जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है उस चीज़ पर आपको फुल बेटा एफर्ट्स देने पड़ते हैं। अभी आपकी जो रिक्वायरमेंट है बेटा वो यही है कि अभी आपको बहुत मेहनत से पढ़ना है, ठीक है ना। आपका भी एक अलग टाइम आएगा जब आप बहुत सारी चीज़ें कर पाओगे जो अभी शायद आपका मन बहुत कर रहा होगा कि मैं करूं, ठीक है ना। बट आई प्रॉमिस यू बेटा वो टाइम आएगा, वो डेफिनेटली वो टाइम आएगा। आप पेशेंस रखिए। अभी इस वक्त की जो डिमांड है बेटा वो ये है, वो ये आपसे उम्मीद करती है कि आप अभी फुल ऑन बेटा प्रिपरेशन करिए, मन लगा के पढ़िए, ठीक है ना। जब वो समय आएगा तो उसको भी फुल ऑन एंजॉय आपको करने का मौका मिलेगा, ठीक है ना। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। ये न्यू ईयर आपके लिए बहुत हैप्पी हो, मैं ये चाहती हूँ, ठीक है ना। और इसे हैप्पी आप और मैं मिलके बेटा बनाते हैं, ठीक है ना। बढ़िया तरीके से तैयारी करते हैं, आपका सिलेक्शन करवाते हैं, आपको कुछ सिखाने का प्रयास हम हमेशा करते रहते हैं। आई होप आप सीख रहे हैं, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को लेक्चर। आई विल रीड योर कमेंट्स, और टिल देन मिलते हैं अगली कक्षा में। बाय बाय, लव यू ऑल, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।